हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 125 क्वेश्चन और करेंगे मैराथन में, और फटाफट मैं करने की कोशिश करूंगा। और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वीडियो में चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बात आप जो क्वेश्चन में करवाऊंगा, आप साथ साथ उसका कमेंट में अपना आंसर देते रहेंगे। चलिए ठीक है। कुछ जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन मान लीजिए आंसर एक आध दो गलत पढ़ लिया या फिर गलत टिक हो गया तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा, उसको अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं। बहुत कम टाइम में मैं 125 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर क्या होता है, यानी प्रोग्रेसिव टैक्स की बात कर रहा है। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है इसमें इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है, और इनकम कम होती है तो टैक्स कम होता है। बताइए। ऑप्शन कह रहा है जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की राशि बढ़ती है। ठीक है, जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की राशि समान रहती है, जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है, रेट। हाँ, ये टैक्स रेट है, बिल्कुल सही है। टैक्स रेट, कर की राशि, टैक्स यहाँ पे देखिए कर की राशि कह रहा है, यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूं, जब जब इनकम बढ़ने से आपका टैक्स रेट जो होगा क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ने से आपका टैक्स रेट बढ़ेगा तो वो हमारा होगा प्रोग्रेसिव टैक्स। टैक्स रेट बढ़ेगा, ठीक है, इनकम कम होने से। जब धनात्मक संबंध होता है, जनरली ये किस में होता है, डायरेक्ट टैक्स में होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपातिक कर प्रणाली में, अनुपातिक कर प्रणाली में क्या होता है। आय में सभी स्तरों पर समान दर से कर लगाया जाता है। आय के सभी स्तरों पर कर की दर बढ़ती है। आय के सभी स्तरों पर दर की दर समान रहती है। आय के सभी, एक मिनट, कहता है आय के सभी स्तरों पर कर की राशि समान रहती है। कर की राशि समान नहीं रहती है, ये नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। अनुपातिक कर प्रणाली वो होता है जिसमें कर के सभी पर समान दर रहता है, समान दर रहेगा, यानी कांस्टेंट रेट से जब बढ़ेगा उसे बोलते हैं अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली क्या होगा, जिसमें आय के सभी स्तरों पर समान दर से क्या होगा, आपका टैक्स लगेगा। ठीक है ना। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी था, प्रगतिशील कर क्या होता है, जो इनकम बढ़ने से आपका टैक्स रेट बढ़ जाए। और अनुपातिक क्या होगा, जब इनकम बढ़ने, इनकम जब आपके सभी इनकमों पर क्या होगा, समान दर से कर लगाया जाएगा, समान दर से कर लगाया जाएगा। तो रेट का ध्यान रखना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर, आयकर प्रत्यक्ष कर होता है, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का करेक्ट आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड का आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असंगत, असंगत बताना है। इनकम टैक्स असंगत कौन सा है, असंगत का मतलब सबसे अलग कौन सा है, तो वो इनकम टैक्स ही होगा, क्योंकि ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। तो ये असंगत हो गया, अलग हो गया ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6। कर में प्राप्ति आय को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर प्राप्ति तथा परोक्ष करों से प्राप्त आय। प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय, परोक्ष करों प्राप्त आय। बताइए क्या कह रहा है। कर से प्राप्त आय को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय तथा परोक्ष करों से प्राप्त आय। प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय परोक्ष परोक्ष करों से प्राप्त आय से क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, या क्या होता है बताइए। यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा मान लीजिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है, डायरेक्ट टैक्स आपका कम होगा, से अधिक होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स आपका ज्यादा होता है, प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय ज्यादा होगा, से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप इसको। बजट के घाटे, नेक्स्ट देखिए, बजट के घाटे तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार के अनुमानित आय क्या होगा, अनुमानित आय। घाटा तब होता है जब व्यय ज्यादा हो और आय क्या हो, कम हो। सिक्स का आंसर क्या आएगा, सिक्स का आंसर बताइए, कम हो। सिक्स का आंसर क्या होगा, से अधिक हो। बजट के घाटे तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार के अनुमानित व्यय, अनुमानित व्यय जो है, व्यय प्रस्ताविक आय से क्या होगी, व्यय ज्यादा होगा, इनकम कम होगी तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा। सिक्स का क्या हो जाएगा, आपका खर्चा ज्यादा होगा, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, यानी व्यय ज्यादा होंगे प्राप्ति से, रिसीप्ट से। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है ना, अनुमानित व्यय जो होगा ज्यादा होगा आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा है आपका? तो आपका एसबीआई बहुत पुराना बैंक है। एसबीआई कब सेटअप हुआ था? एसबीआई सेटअप हुआ था 1955, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित पद्धति को अपनाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राय जो नोट हमारे इंडिया में छापता है वह है न्यूनतम कोष निधि अनुपात, बिल्कुल सही, 100% कोष अनुपात, अनुपातिक कोष अनुपात और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 8 का आंसर क्या जाएगा? न्यूनतम कोष अनुपात, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है ना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। न्यूनतम कोष पद्धति के तहत आरबीआई नोट छापती है। नेक्स्ट है भारत की सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट कहाँ स्थित है? प्रेस कहाँ स्थित है? ध्यान रखिए, सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नेपानगर में, नासिक में, नागपुर में या अहमदाबाद में? कहाँ स्थित है? नेपा में, नासिक में, नागपुर में, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नासिक। नासिक में है, ठीक है। नोट करेंसी प्रेस नोट जो है वो कहाँ है? नासिक में है, ठीक है। वो कहाँ है? नासिक में है। नासिक शायद नागपुर में है, शायद नासिक में है। वैसे सहसंबंध का अभिप्राय किससे है? सहसंबंध का अभिप्राय क्या है बताइए? सहसंबंध जो होता है दो चरों के बीच में क्या करता है? संबंध को बताता है। दो चरों के बीच में संबंध क्या होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 का आंसर क्या आएगा? दो चरों के परस्पर निर्भरता पाया जाता है, दो चरों के कारण परिणाम संबंध नहीं, दो चरों में साथ साथ परिवर्तन, चरों में परस्पर निर्भरता का पाया, हाँ क्या निर्भरता है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये आ जाएगा, ठीक है ना। दो चरों के बीच परस्पर निर्भरता पाया जाता है कि पॉजिटिव है, एक दूसरे पे कैसे है, पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है। जैसे देखिए प्राइस बढ़ती है, एक मिनट, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। तो प्राइस की वजह से ये एक दूसरे पे निर्भर है, तो बिल्कुल सही है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 10 का क्या आ जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किसका भुगतान, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, एक मिनट, दो ऑप्शन और हैं। क्वेश्चन का समझ में, निम्नलिखित में से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, और दो ऑप्शन और भी हैं इसके। देखिए इसके दो ऑप्शन और क्या है? सार्वजनिक उपकरणों पर शेयर, सार्वजनिक उपकरणों के शेयर, ट्रेजरी बिल। तो जितने भी पत्र हैं उन सब पे तो किया जाता है, किस पे नहीं किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक उपकरणों के शेयर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ संबंधित नहीं है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है, यूनिट ट्रस्ट इंडिया से संबंधित नहीं है। तो मास्टर शेयर ठीक है, मास्टर ठीक है, ग्रैंड मास्टर ये भी ठीक है, कैन गंगा इससे संबंध नहीं है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंध नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कीमत उपभोग वक्र का ढाल। कीमत उपभोग वक्र का ढाल कैसा होता है? प्राइस कंजम्पशन कर्व का ढाल कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। वस्तु की प्रकृति के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता है। वस्तु की प्रकृति के संबंध में अतिरिक्त सूचना, देखिए उपभोग जो डिपेंड करता है वो वस्तु की प्रकृति भी बिल्कुल सही है, तो ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब उपभोग का ढाल कैसे होगा? डिपेंड करता है, अब घटिया वस्तु, सामान्य वस्तु, क्या यूज कर रहे हैं आप। अब कूड़े कबाड़ की उपभोग की प्रवृत्ति आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, तो उसका डिपेंड नहीं करता है। तो वो क्या करेगा? वस्तु की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तटस्थता विधि से उपभोक्ता के संतुलन, तटस्थता विधि से उपभोक्ता के संतुलन निर्धारण के लिए उदासीन वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होना आवश्यक है। सही है गलत है बताइए? तटस्थता वक्र से अनादिमान वक्र कैसे संतुलन में होता है? तो ये देखिए, ये ऐसे इस तरह से होता है। ये हमारा बजट रेखा है और जहां पे आईसी एक दूसरे को कट करता है, यहाँ स्पर्श करता है, वो क्या होगा? तो ये अनिवार्य होना है। क्या कह रहा है? मूल बिंदु की नतोदर होना अनिवार्य है कि नतोदर नहीं है, ये उन्नतोदर है, तो ये गलत है, ठीक है ना। सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवश्यक है, ये गलत है, ठीक है। कैसा होना चाहिए?
उन्नतोदर होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्नतोदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्नतोदर, कॉन्वेक्स होना चाहिए। ये कह रहा है कॉनकेव, कॉनकेव नहीं हो सकता है, कॉनकेव होना आवश्यक नहीं है, कॉन्वेक्स होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित होता है, प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित होता है तो दृढ़ क्रम से, ध्यान रखिएगा क्रम से होता है, क्रमवाचक बोलते हैं इसको, कार्डिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, ऑर्डिनल बोलेंगे, ऑर्डिनल। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये आप आराम से कर सकते हैं, कई बार हम लोग कर चुके हैं। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रिकार्डो, लाभ का लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाभ का लगान सिद्धांत का प्रतिपादन, एक मिनट, रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का किया था ना। तो रिकार्डो ने लाभ का लगान सिद्धांत वॉकर का है, लाभ का लगान सिद्धांत वॉकर का है। एक बार देखिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या सही है, 16वें का आंसर बताइए। लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट। लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वॉकर ने, मिल्स ने, रिकार्डो ने, नाइट ने। जल्दी बताइए फटाफट। वॉकर ने किया था। ठीक है, क्या किया था? वॉकर ने किया था, बिल्कुल सही। लगान के लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वॉकर ने किया था। ठीक है, लाभ का लगान सिद्धांत का और तुलनात्मक लगान का सिद्धांत किसने दिया था? तुलनात्मक लगान का सिद्धांत दिया था रिकार्डो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ब्याज की तरलता सिद्धांत पसंदगी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? लाभ का ब्याज का तरलता सिद्धांत पसंदगी किसने शुरू किया था? बताइए। लाभ का पसंद, तो ध्यान रखिएगा प्रोफेसर किन्स ने। तरलता सिद्धांत पसंदगी प्रोफेसर किन्स का है। तरलता पसंदगी सिद्धांत किसका है? ब्याज का किन्स का है। लाभ का लगान सिद्धांत किसका है? तो वॉकर का है। और तुलनात्मक लगान सिद्धांत किसका है? तो रिकार्डो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैम्बरलिन के विचारों में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर क्या होगी? चैम्बरलिन कहता है ब्याज में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी सीमांत उससे क्या हो? श्रम सीमांत उत्पादन से कम हो, सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो, सीमांत आगम उत्पादकता से अधिक हो, बराबर हो, या उपरोक्त में से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा 18वें का? ध्यान रखिएगा, सीमांत उत्पादकता से कम देगा। चैम्बरलिन के विचार के में श्रम का शोषण तब होता है जब जितना वो काम कर रहा है उससे उसकी श्रम क्या है? मजदूरी कम है। तो सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए तब उसका शोषण होता है। चैम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण और तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो। ठीक है, जितना मान लीजिए अधिक है तो फिर तो शोषण नहीं हुआ, बराबर है तो भी ठीक है। तो जब शोषण कब होगा? जब उससे कम। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप शेयर लाइक नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? आप शोषण कर रहे हैं। इसलिए लाइक शेयर ज्यादा कीजिएगा तो शोषण नहीं होगा। हाँ सर, चलिए कोई बात नहीं। रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान क्या होती है? रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से, या मान लीजिए कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर है, वो क्या है? उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो क्या होगी? उसकी लगान क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा लगान बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जाती है, साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जाती है तो उसकी मांग और मूल्य घटेगा, उसकी मांग और मूल्य अप्रभावित रहेगा, उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है? साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, जो आप प्रोडक्टिविटी है आपका फैक्टर का वो बढ़ रहा है ना, उत्पादकता बढ़ रही है, तो क्या होगी? उसकी मांग और मूल्य दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसकी मांग और मूल्य अप्रभावित रहेंगे, क्या होगा बताइए इसका आंसर? तो ध्यान रखिएगा, उसकी मांग भी बढ़ेगी और उसका मूल्य भी बढ़ेगा। उसकी मांग का मूल्य घटेगा नहीं, बढ़ेगा।
क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो फैक्टर की भी मांग बढ़ेगी और मूल्य भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। आप डिमांड ज्यादा कीजिएगा किसी चीज की तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी और उसका मूल्य मतलब मूल्य भी बढ़ जाएगा, उसके जो जो साधन बनते हैं उससे वो भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे वो प्रोडक्ट बनता है उसके साधन के भी मूल्य बढ़ जाएंगे। एक साधन की बाजार मांग व्युत्पन्न मांग होती है, उस साधन की कीमत पर निर्भर करती है। सामान्य मांग होती है उपरोक्त साधन की बाजार मांग कह रहा है। मान लीजिए किसी चीज को बनाने के लिए साधन तो 4 होते हैं, श्रम, भूमि और पूंजी और तासी। तो उसमें से उसकी मांग जो है बाजार मांग किस पर निर्भर करती है? एक साधन की बाजार मांग व्युत्पन्न मांग पर होती है, एक साधन की कीमत और निर्भर करती है, सामान्य मांग रहती है या उपरोक्त में से कभी सभी। ये हर कोई बता सकता है, तो उसकी व्युत्पन्न मांग होती है, व्युत्पन्न मांग होगी। ठीक है, व्युत्पन्न मांग इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकाल उत्पादन फलन का संबंध किससे है? दीर्घकाल का उत्पादन का फलन पैमाने के प्रतिफल है। ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, ये दीर्घकाल होते हैं। और ये क्या है? रिटर्न टू स्केल, सॉरी, ये रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, रिटर्न टू स्केल है। ये क्या है? रिटर्न टू फैक्टर है। तो ये अल्पकाल होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं और ये लॉन्ग टर्म होते हैं। तो लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, पैमाने के प्रतिफल। आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय की नीति का तात्पर्य किससे है? खुले बाजार की क्रिया से बिल्कुल नहीं। राजकोषीय नीति का मतलब होता है सरकार की आय और व्यय की नीति। खुले बाजार की क्रिया, आरक्षित अनुपात, विदेशों से ऋण, कारारोपण और सरकारी व्यय। ठीक है ना, तो कारारोपण और सरकारी व्यय इज द करेक्ट आंसर। 23 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिगामी कारारोपण कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। कैसे? अनुकूल, प्रतिकूल, या कैसे प्रभाव डालेगा बताइए? अनुकूल डालेगा, प्रतिकूल डालेगा, या फिर देखिए जितना प्रतिकूल का प्रतिगामी कारारोपण जो होता है उसमें नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोफेसर सिराज, कल भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, प्रोफेसर सिराज के कारारोपण के नियम को सम्मिलित नहीं करता है? अधिक, लोच, अनुमोदन या मितव्ययता? मितव्ययता, अधिक, लोच या अनुमोदन? तो अनुमोदन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखिए। मांग की लोच अधिक होने का पात अधिक होगा क्या? क्रेता पर। अब मांग की लोच अधिक है तो टैक्स किस पे ज्यादा जाएगा? क्रेता पे जाएगा, विक्रेता पे जाएगा, क्रेता विक्रेता दोनों पर जाएगा, या उपरोक्त में से कभी? 26 में कहा, बताइए किस पे जाएगा? तो विक्रेता पे जाएगा। ध्यान रखिएगा, मांग की लोच अधिक है, इसका मतलब प्राइस चेंज होती है तो लोग डिमांड कम करते हैं, या प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा करते हैं। इसका मतलब जो टैक्स अगर लग रहा है तो उसको किसको देना पड़ेगा? विक्रेता को देना पड़ेगा। मांग की लोच अगर अधिक है तो टैक्स का बर्डन विक्रेता पे जाएगा, और मांग की लोच अगर कम है तो टैक्स किस पे जाएगा? क्रेता पे जाएगा। तो इसका यहाँ पे अधिक पूछ रहा है तो विक्रेता पे जाएगा। मांग की लोच अधिक होने का कारारोपण पे अधिक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक वस्तुओं में कीमत यंत्र लागू नहीं होता। बिल्कुल ठीक है भाई। जबकि एक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय को निश्चित करता है, एक राजकीय संस्था अपनी आय को व्यय के अनुसार निश्चित करता है। श्रम परिशोध को सार्वजनिक ऋण शोध की एक महत्वपूर्ण विधि है। क्षतिपूरक व्यय का अर्थ होगा बचत का बजट। पढ़िए, ध्यान से समझिए, कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। ठीक है ना, चलिए ये आ जाएगा क्षतिपूरक व्यय इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि घाटे की वित्त व्यवस्था की महत्वपूर्ण सीमा है। क्या सीमा है घाटे की वित्त व्यवस्था का? मुद्रा आय अनुपात, साख द्रव्य अनुपात, घाटा आय अनुपात, या उपरोक्त में से सभी। तो ध्यान रखिएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था आय मुद्रा अनुपात बिल्कुल सही है, साख द्रव्य अनुपात
और घाटा आय अनुपात सारा आएगा, तो ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी करेक्ट आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में संघीय वित्त व्यवस्था में विकास क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से सर्वाधिक लाभ भारतीय संघ को किस व्यवस्था से होता है? बताइए। ऑटोनिमियन अवार्ड से, देशमुख अवार्ड, गडगिल गिल अवार्ड या वित्त आयोग? ये सब तो आपने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था ऐसे 29 का। बताइए वित्त आयोग, ठीक है ना। संघीय वित्त जो व्यवस्था से विकास क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से सर्वाधिक लाभ भारतीय संघ को किस व्यवस्था से होता है? वित्त आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर एक केंद्र सरकार द्वारा, हाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, कौन सा एक कर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है? सेवा कर जो आपस में बांटते हैं, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, आय पर अधिभार या सीमा शुल्क? 30 बताइए। तो उत्पादन शुल्क राज्य सरकार जो है क्या करती है? एक्साइज ड्यूटी को आपस में बांट लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? बहुत बढ़िया। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1952, 51, 54 या 50? 51 या 54 बताइए। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्गीकरण में से मनोरंजन कर का संबंध स्पष्ट कीजिए। मनोरंजन कर, मनोरंजन कर क्या होता है? मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। मनोरंजन कर क्या होता है? मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर होता है। तो आगे बढ़ते देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देख लेते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा स्पष्ट दिख रहा होगा। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष, देखिए मनोरंजन कर क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष आय स्रोत है, केंद्र सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर आय स्रोत है। प्रत्यक्ष कर को तो होगा नहीं, जहां भी प्रत्यक्ष कर है वहां काट दीजिए। बच गया केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर आय स्रोत है? बताइए इसका 32 का आंसर। 32 का आंसर ध्यान रखिएगा, कोई भी मनोरंजन कोई भी सरकार लगाती है तो वो राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का नहीं होता। मनोरंजन कर राज्य सरकार का स्रोत है, केंद्र सरकार का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? WTO राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंग है। WTO राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंग है। WTO तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है। WTO क्या है? एक मुद्रा कोष का अंग नहीं है, एक अलग अलग संस्था है। WTO संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। WTO संयुक्त राष्ट्र संघ ये है कहाँ? जिनेवा में, ठीक है। WTO एक अमेरिकी व्यापारी संगठन है, ये भी नहीं। WTO एक संगठन है जिसे गैट के सदस्यों में बनाया था, बिल्कुल सही। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IAP प्रारंभ हुआ था। कृषि कार्यक्रम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कृषि कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1964 में, ध्यान रखिएगा 1964 में। सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम 1964 में आया था। सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम 1964 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की आपूर्ति वक्र दिखाता है कि राष्ट्र क्या कर सकता है, क्या निश्चित रूप से करता है, क्या करना चाहता है, या उपरोक्त में से कभी कोई नहीं। राष्ट्र की पूर्ति वक्र क्या शो करता है? राष्ट्र की पूर्ति वक्र क्या शो करता है? तो ध्यान रखिए क्या कर सकता है, उसकी टोटल कैपेसिटी को शो करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2001 के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद निम्न में से कौन सा था? सबसे बड़ा बजट का सबसे बड़ा 2001 की बात बता रहे हैं। सामाजिक सेवाएं, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की बात बता रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं था उसका, ठीक है। सीमा व्यय बिल्कुल नहीं। हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे भारत का उद्देश्य क्या है? बताइए। हाल में ही प्रत्यक्ष कर के सुधारों में जो है भारत का उद्देश्य क्या है? विस्तृत कर आधार प्राप्त करना, अधिक अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करना,
कर अनुपात को विवेकपूर्ण करना, ये सारा सही लग रहा है, ठीक है ना। तो ये 37 का क्या हो जाएगा, 37 का 4 है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। हाँ, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स कब प्रारंभ किया गया, 1986, 1999, 1994 या 1997। 1997, 38 का आंसर बताइए। तो ये हमें ये किया गया 1986 में। 1986 में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स आया। नेक्स्ट, निम्नलिखित मदों में से किस मद का केंद्र सरकार का की राजस्व व्यय राशि का सबसे ज्यादा, निम्नलिखित मदों में से किस मद पर केंद्रीय सरकार की राजस्व व्यय राशि का सबसे ज्यादा भाग है। बताओ किन चीजों पे सरकार ज्यादा खर्च करती है। स्वास्थ्य पे लग रहा है आपको, उत्पादन पे, अनुदान पे या ब्याज भुगतान पे। 39 बताइए। ध्यान रखिएगा, सरकार अभी भी क्या कर रही है, ब्याज भुगतान पे ज्यादा खर्चा करती है, ठीक है। एक मिनट। अमृत सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया। बताइए अमृत सेन को कब नोबेल पुरस्कार मिला गया, 1998। उन्हें देश रत्न का भी शायद पुरस्कार मिला था शायद, तो उसमें देख लीजिए वो 1999 होगा। 1998 इज द करेक्ट आंसर। 40 का क्या होगा, 40 का 3, 1998 में नोबेल पुरस्कार को। तो अमृत सेन पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला गया। और दूसरे कौन से, दूसरे थे अभिजीत बनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र का योगदान घरेलू बचत में सर्वाधिक होता है। किस क्षेत्र का योगदान घरेलू बचत में सर्वाधिक होता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताइए। बताइए किस क्षेत्र का संबंध घरेलू बचत में सर्वाधिक होता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताइए। सरकारी क्षेत्र से, निगम क्षेत्र से, घरेलू क्षेत्र से। घरेलू क्षेत्र से, ठीक है ना। दोस्तों हमेशा याद रखिए, कल भी ये क्वेश्चन हमने किया था किस क्षेत्र में, पहले वीडियो में भी था कि घरेलू क्षेत्र से सरकार की सबसे ज्यादा बचत होती है। कहाँ से, घरेलू क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किस देश का योगदान घरेलू बचत में सर्वाधिक है, तो घरेलू क्षेत्र का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, करेक्ट मैच नहीं है। तो कह रहा है किन्स। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए एक आदत, तो लाभ का सिद्धांत किसका था, लाभ का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत मिल्टन फ्रेडरिक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। ये तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी तो किसका थ्योरी है, जनरल, ये है आपका। एक मिनट ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन यहां मिलेगा, तो इसका ऑप्शन ही गायब। एक मिनट, चलिए। तो कीन्स का क्या होगा, कौन सा सुमेलित मैच नहीं है, ये है, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन। लाभ का सिद्धांत किसका था, लाभ का सिद्धांत था किसका, अभी हमने पढ़ा था वॉकर का। तो लाभ का सिद्धांत वॉकर का है, तो ये मेरे ख्याल से ये गलत मैच हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर जल्दीबाजी में एक आधो का मान लीजिए गलत मैंने ध्यान नहीं दिया ऑप्शन पे, तो उसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, उसको ठीक कर लीजिएगा। वैसे बहुत कम होगी ऐसी गलतियां, हो सकता है एक आधो में, इंसान ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है। आगे बढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे। आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, यानी सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसका कहना है एडम स्मिथ का। जेवीसी का सिद्धांत है। जेवीसी कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जेवीसी कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई करते रहिए, अपने आप उसकी वस्तु की मांग हो जाएगी। 44, क्वेश्चन नंबर 44, एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगी। एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगी। एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगी। सार्वजनिक वस्तु है, सार्वजनिक वस्तु वो वस्तुएं होती है जो सरकार जो है हर कोई यूज करता है, सरकार जनरली
उसको उसका पूर्ति करती है। तो बताइए 44 क्या होगा? इसकी सीमांत लागत शून्य होगी, एडिशनल कॉस्ट हमें कुछ नहीं देना, सरकार देती है। सीमांत लागत क्या होगी? शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत बिल्कुल नहीं होती, कुछ नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सेवाओं के लेन देन प्रकार को सूची 2 प्रकार के श्रेणियों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कीजिए। चलिए देख लेते हैं कोड क्या है। ये है, ठीक है ना। तो इतना आपको डीप में नहीं पूछेगा, ये सब डेटा नहीं हो गया आपका। तो इसका मैं जो है इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ये है, फर्स्ट का ये ठीक है, सेकंड का बी, थर्ड का ठीक है ना। तो सही है, चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इतना डीप में आपको नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विम्स्टेक नामक एक एशियाई बैंकों का समूह कहाँ है? विम्स्टेक नामक एशियाई बैंकों के समूह में 5 बैंक हैं, 6 देश हैं, 6 देश हैं, 5 देश हैं, 7 देश हैं, 8 देश हैं। विम्स्टेक बताइए। तो ध्यान रखिएगा इसमें 7 देश होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री को श्रेय दिया जाता है? डेवलपमेंट डेवलपमेंट सेंटर थ्योरी जो है वो किस पे आधारित होता है? तो ध्यान रखिएगा, विकास जो होता है, विकास केंद्रित यानी डेवलपमेंट जो है वो सैमुअल्सन का है। विकास केंद्रित विचार जो है सैमुअल्सन का है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल वो उपभोक्ता का है, उपभोग केंद्र मांग सिद्धांत एडम स्मिथ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार क्या क्वेश्चन था, फिर से एक बार ध्यान रखिएगा उसको। विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री को श्रेय दिया जाता है? तो सैमुअल्सन को। विकास केंद्रित, ठीक है, सैमुअल्सन को दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसी पदों का प्रयोग किया था? रैगनर फ्रिंज कब था? 1933। चेक कर लीजिएगा एक बार, 1933। इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्री 2 भाग में है, माइक्रो और मैक्रो। व्यष्टि समष्टि के बाद रैगनर फ्रिंज ने किया था। व्यष्टि और समष्टि का जो है 2 भागों में बांटा था रैगनर फ्रिंज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन एवं पर्यावरण का पूर्ण मंत्रालय गठित किया जाता है, किया गया। वन एवं पर्यावरण का जो है गठन कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1985 में। 2005 को किस संयुक्त राष्ट्र वर्ष में 2005 को किस संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में मनाया जाता है? प्रौद्योगिक निवेश अवसर, हरित उर्वरक या लघु ऋण? बताइए, लघु ऋण, प्रौद्योगिक निवेश। मेरे हिसाब से प्रौद्योगिक होगा, प्रौद्योगिक के लिए 2005 में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस जगह से काम के बदले अनाज, ये कई बार पूछता है, काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया? आजमगढ़, चंपारण, अलूर आंध्र प्रदेश या सिलचर असम? बताइए, काम के बदले अनाज, ठीक है ना, अलूर आंध्र प्रदेश से किया गया, ध्यान रखिएगा। काम के बदले अनाज, अलूर आंध्र प्रदेश, काम के बदले अनाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। प्रमाण विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। माप की एक समान इकाई को व्यक्त किया जाता है, माप की इकाई से स्वतंत्र होता है या प्रतिशत में होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एक माप की समान इकाई में व्यक्त करता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन माप की समान इकाई को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 53, एक सामान्य वितरण में माध्य एवं माध्यिका बराबर होते हैं। सामान्य वितरण में माध्य और भूयिष्ठक बराबर होते हैं, सभी तीनों बराबर होते हैं, बिल्कुल सही, याद कीजिएगा 53। समान वितरण में तीनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये था ना एक, जिसमें ये इक्वल था तो मीन मीडियन मोड, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? समान वितरण में तीनों बराबर। आगे बढ़ते हैं, क्यूनेस, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। अन्वेषण
की विधि, अन्वेषण की विधि जनगणना विधि है, नमूना प्रतिशत विधि है, दोनों। अन्वेषण की विधि किसकी है? अन्वेषण की विधि जो है आपकी दोनों है, जनगणना विधि भी है और न्यायादर्श विधि भी है। अन्वेषण की दो विधियां होती है, यानी डेटा कलेक्शन की दो विधि होती है। 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 डेटा कलेक्शन की दो कलेक्शन, नमूना यानी सेंसस, सेंसस और ये सैंपलिंग, सैंपलिंग, ठीक है ना। सेंसस और सैंपलिंग दो मेथड आ जाएगा। चलिए ठीक है। सांख्यिकी अनुमानों और संभावित का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? एक अनुमानित और संभावित अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है, संभावनाओं का विज्ञान है। किसने दिया था? बॉलिंगटन ने, बॉयले ने, और इसने और सेलिंगमैन ने। बताइए, कल मैंने करवाया था 55 का, बताइए। वॉलिंगटन ने दिया था। सांख्यिकी एक अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी एक एस्टिमेशन और पॉसिबिलिटी का साइंस है। वो क्या बता वॉलिंगटन ने दिया था, कि कल भी हमने किया था लास्ट वीडियो में भी। ओकुन का नियम स्थापित करता है बेरोजगारी एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में धनात्मक संबंध, बेरोजगारी एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक संबंध, मुद्रा पूर्ति एवं मूल्य स्तर के बीच धनात्मक संबंध, मुद्रा पूर्ति एवं मूल्य स्तर के बीच ऋणात्मक संबंध। ओकुन का नियम, ओकुन का नियम जो होता है वो आपका बेरोजगारी और वास्तविक जीडीपी है ना, रियल जीडीपी में ऋणात्मक संबंध बताता है। बिल्कुल सही। बेरोजगारी जितनी बढ़ेगी उतना ही जीडीपी कम होगा। ओकुन का ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध समीकरण बताइए। शुद्ध समीकरण, चार क्षेत्र में क्या होता है? सी प्लस डी प्लस ई प्लस आई। ई नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। 4 इज द करेक्ट। चलिए आगे। एक्सपेंडिचर विधि, व्यय विधि का फॉर्मूला है। कहता है नेक्स्ट, संसाधनों के बीच पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है। संसाधनों के बीच, संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग, पूर्ण की बात कर रहा है, तो व्यष्टि होगा, समष्टि होगा। ये क्या होगा इसका आंसर बताइए? व्यष्टि होगा, समष्टि होगा, या आर्थिक कल्याण हो गया, आर्थिक विकास होगा। संपूर्ण उपयोग, उपभोग, उपयोग जो होता है ये आर्थिक विकास में संबंधित है, ठीक है ना। पूर्ण उपयोग किसकी समस्या है? आर्थिक विकास की समस्या है। वैसे अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यक्ति अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र समस्त इकाइयों का अध्ययन करता है। तो पूर्ण उपयोग की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे आर्थिक विकास की तरफ जाऊंगा। वैसे डाउट आपको समष्टि में भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पूंजी, प्रकृति संसाधन, विदेशी सहायता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कैसे समझिए? पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास के लिए सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं होता। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रॉबर्ट केसिन का है, कॉलिन क्लार्क का है, बेंजामिन हिंग्स का है, या जीएस मेयर का है? बताइए, ध्यान रखिएगा। ये बेंजामिन हिंग्स का, हिगिंस का है। क्या कहता है? पूर्ण प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं होता है। बेंजामिन हिंग्स का है। ये ध्यान रखिएगा। कई बार बीपीएससी में 4-5 ऐसे पूछ देता है कि किसने क्या कहा था, तो आप ध्यान रखिएगा। पूंजी, प्रकृति संसाधन, विदेशी सहायता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेन असिस्टेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की समानता जनरली जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बेंजामिन हिंग्स का होगा, हिगिंस। पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में समानता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 3-4 बार पढ़ दिया तो आपको याद ही हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्ति कार्यरत है। कहाँ क्षेत्र काम करते हैं?
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र से अभी भी लोग करीब 45% लोग अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। करीब अभी का डेटा करंट बता रहा हूँ 45% के आसपास, ठीक है ना। इसमें 30% के आसपास और बाकी जो बच जाएगा वो 25% के आसपास बोला है। तो सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में। और सबसे ज्यादा जीडीपी कहाँ आता है? सबसे ज्यादा जीडीपी आता है, जीडीपी सबसे ज्यादा आता है कहाँ? तृतीय क्षेत्र में। फिर जीडीपी आता है सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे है, और ये जीडीपी में थर्ड नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है योजना आयोग, वित्त आयोग, सीएसएसओ और भारतीय रिजर्व बैंक। सीएसएसओ और भारतीय रिजर्व बैंक। तो ध्यान रखिएगा, पहले केंद्रीय सांख्यिकी विकास संगठन करता था, अब कौन करेगा? अब नीति आयोग करेगा। अब योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया है, तो नीति आयोग, योजना आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन करने हैं। कहता है, क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि में कौन सा महान विभाजन वर्ष माना जाता है? तो ये 1921 को ध्यान रखिए, महान विभाजन। भारत में विश्व व्यापार में भारतीय विदेशी व्यापार का हिस्सा क्या है? वर्तमान में विश्व व्यापार में, हाँ ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में विश्व व्यापार में भारतीय विदेशी व्यापार का हिस्सा कितना है? वर्तमान में विश्व व्यापार में भारतीय विदेशी मुद्रा का हिस्सा कितना है? तो वो है आपका 1% से लेके 0.1.5% तक। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 1 मिनट, 1% नहीं, ये तो सपना है। ये क्या है? सपना है। वो है आपका, रियल में इतना है, 0.5 से 1% के बीच में, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय कृषि वस्तु संबंधी स्थायीकरण, स्थितीकरण संबंधित नीति के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय कृषि वस्तु संबंधी स्थितीकरण नीति के अंतर्गत आता है? सिंचाई सुविधा में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि संबंधी स्थितीकरण। कृषि संबंधी स्थितीकरण, ध्यान रखिएगा, ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका एमएसपी से है। किसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका एमएसपी से है, ठीक है। इसका संबंध आपका एमएसपी से है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट संबंध किससे आएगा? 65 कहता है, वर्ष 2000 की जनगणना के अंतर्गत भारत के विकास राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। कहाँ बताइए? विकास दर में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? महिला साक्षरता दर बिहार में। हम लोग सब कुछ चीजों में बहुत आगे हैं, ठीक है ना, गरीबी में, ठीक है ना, साक्षरता दर में। हमारे यहाँ पे साक्षरता कम है, लेकिन जो है पढ़े लिखे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रतिलोच होती है। बताइए, विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रकृतिलोच होती है, क्या होगा? शून्य होगा, शून्य व इकाई के मध्य होगा, इकाई होगा, या इकाई से अधिक होगा? बताइए। विशुद्ध एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात कर रहा है। विशुद्ध इकाई प्रतियोगिता, विशुद्ध एकाधिकार शून्य होगा। एकाधिकार जहां भी देखिएगा शून्य होगा। एकाधिकारी में क्या होता है? वहां पे आपका इकाई से अधिक लोचदार होगा। चलिए नेक्स्ट, शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? शून्य आधार बजट के पीए पायर, एजवर्थ, आर काउथर और आर टोरेंज। शून्य आधार बजट के प्रतिपादक कौन थे? पीए पायर। ध्यान रखिएगा, पीए पायर। शून्य आधार बजट के प्रतिपादक कौन थे? पीए पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर कीमत में जुड़ जाता है तब, कर कीमत में जुड़ जाता है, कर जो है टैक्स जो है प्राइस में जुड़ जाता है तब पूर्ति अधिक लोचदार होती है, पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, मांग अधिक लोचदार होती है, मांग अत्यधिक लोचदार होती है, मांग अत्यधिक लोचदार होती है। ध्यान रखिएगा, जब प्राइस बढ़ेगा, टैक्स प्राइस में जुड़ जाएगा, तो पूर्णतः क्या होगा? सप्लाई क्या होगी? ऐसे हो जाएगा। सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, पूर्णतः लोचदार आ जाएगा।
ठीक है ना। जब टैक्स प्राइस में जुड़ जाता है तो सप्लाई क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। सप्लाई क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। इसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक होगी। क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। नेक्स्ट, यदि कर की दर सभी आय वर्गों के लिए समान हो तो वह कर होगा। यदि कर की दर सभी आय वर्गों के लिए समान हो वर्ग के लिए समान हो तो क्या होगा, प्रगतिशील, प्रतिगामी, अनुपातिक। मैंने बताया था, याद कीजिए, कर की दर समान हो तो क्या होगा, अनुपातिक होगा। कर की दर समान हो तो क्या होगा, अनुपातिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट 70। नेक्स्ट 70, सामान्य करारोपण में समानता के सिद्धांत को किसके द्वारा संतुष्ट माना जाता है। सामान्यता करारोपण में समानता के सिद्धांत को किसके द्वारा संतुष्ट मापा जाता है। समानुपातिक करारोपण को, प्रगतिशील क्या बोल रहा है, समानता का सिद्धांत, समानुपातिक करारोपण, प्रगतिशील करारोपण, प्रतिगामी या एक मुस्त कर। बताइए 70 का क्या आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः करारोपण में समानता का सिद्धांत जो होता है वो तभी होगा, इनइक्वालिटी तभी होगी जब प्रोग्रेसिव टैक्स लगेगा। जब क्या लगेगा, प्रोग्रेसिव टैक्स लगेगा। जो अमीर है उस पर ज्यादा टैक्स कीजिए तो वो समान हो जाएंगे, असमानता को कम करने के लिए। ठीक है, ऐसा मान लीजिए। जिस कर का दबाव एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जैसे इनकम टैक्स हो गया, जिस कर का भार एक ही व्यक्ति पे पड़ेगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा प्रत्यक्ष कर। जिस कर का भार एक ही व्यक्ति पर हो उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 72। हमें 100 क्वेश्चन करने हैं कम से कम। कर अपवंजन से तात्पर्य है, अपवंजन, कर अपवंजन से तात्पर्य है गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान ना करने की कोशिश, बचत के माध्यम से करों को बचाने की कोशिश, कानूनी तरीके से कर भुगतान से बचने की कोशिश, 2 या 3। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ध्यान रखिएगा, कर अपवंजन का मतलब होता है गैर कानूनी तरीकों से आप टैक्स को क्या कर रहे हो, इलीगल तरीके से टैक्स को बचा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सामान्य लाभ को परिभाषित कीजिए। लाभ का वह स्तर जो एक फर्म MR = MC हो। ये तो संतुलन की शर्तें हैं। लाभ का वह स्तर जहां पर एक प्रतिनिधित्व फर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अच्छा, सामान्य लाभ, सामान्य लाभ कब होता है, याद कीजिए, जहां पे मैंने बताया था आपको AR = क्या होगी, AC होगी। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्वेश्चन ये है, लाभ जो एक फर्म को वर्तमान व्यवसाय से बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, उतना सामान्य लाभ का मतलब होता है जो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन उस टाइम फर्म क्या होती है, प्रोत्साहित रहती है कि भविष्य में हम पैसा कमा सकते हैं। लाभ को एक फर्म को वर्तमान व्यवसाय में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करे, वो आपका सामान्य लाभ। अगर हानि होगी तो बंद कर दीजिएगा ना। मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग है, मुद्रा की मांग क्या है, आय मांग है, पूरक मांग है, व्युत्पन्न मांग है या प्रत्यक्ष मांग है। बताइए, मुद्रा की आय मांग जो है व्युत्पन्न मांग है, डिराइव डिमांड है। पैसा लेके आप खाइएगा नहीं, पैसा से कोई सामान खरीदना है उससे, तो व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग क्या होता है कि कोई चीज खरीदी फिर उससे कोई चीज हमने खरीदी फिर हमने यूज कर रहे हैं। जैसे ये मैंने फोन खरीदा, अब मेरे पास मेरी इनकम, मुझे पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे फोन लेना है, तो पैसा से फोन आएगा। पैसा से वो हम बात नहीं कर सकते, पैसा से फोन खरीदेंगे। तो जब हम कोई चीज डिमांड करते हैं उससे दूसरी चीज बना के हम यूज करते हैं, वो हमारा व्युत्पन्न मांग होगा। जैसे आटा, आटा क्या है, व्युत्पन्न मांग है। आटा क्या है, व्युत्पन्न मांग है। आटा क्या है, उसको हम लाएंगे, रोटी बनाएंगे, ठीक है, तब खाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर करते रहे वीडियो को, लाइक करते रहे, कमेंट जरूर करते रहे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक कौन सा है, ये तो 2-3 बार पूछ दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कारकों में से किस एक का प्रभाव मुद्रा प्रचलन के वेग को प्रभावित नहीं करता है।
निम्न में से किस एक का प्रभाव मुद्रा प्रचलन के वेग को प्रभावित नहीं करता? बहुत बढ़िया, मुद्रा की मात्रा, व्यापारिक बैंकों की खरीद, हाँ ये करता है। ऋण की सुविधाएं, व्यापारिक परिस्थितियां, ये आएगा। मुद्रा की मात्रा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट 77, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति को अनुसरण किया जाता है? तो मैंने बोला न्यूनतम कोष अनुपात पद्धति। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, तभी बार बार पूछा जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत इजी, तो इजी क्वेश्चन। 72 का ये जो है 1995 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रय शक्ति की बात कर रहा है। डेविड रिकार्डो ने, जी कैसल ने, वाइजर ने, बताइए क्रय शक्ति का प्रतिपादन किसने किया था? कैसल ने किया था। क्रय शक्ति समानता का प्रतिपादन किसने किया था? कैसल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि निर्यातों और आयातों की मांग की लोच इकाई के बराबर हो तो अवमूल्यन। निर्यातों और आयातों की मांग की लोच इकाई के बराबर हो, अवमूल्यन से क्या होगा? भुगतान सोच अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, प्रभावित रहेगा, या क्या रहेगा? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जब निर्यात आयात बराबर थे तो मुद्रा का जो है अवमूल्यन नहीं करना चाहिए था, तो अप्रभावित रहेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आयात निर्यात में अगर फर्क पड़ता है अवमूल्यन से, तब जाके कुछ ना कुछ सरप्लस या होगा। SDR है ना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के संबंध में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। कहता है यह लेखे की इकाई है, यह कागजी स्वर्ण कहा जाता है, इसका हस्तांतरण आसानी से हो सकता है, इसका प्रयोग करने पर सदस्य देशों को साधारण ब्याज देना पड़ता है। कौन सा कथन सही है? सही है की बात कर, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको हस्तांतरण आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है इसको हस्तांतरण करना, इसके बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। SDR का संबंध क्या है? एक लेखे की इकाई है, बिल्कुल सही। एक कागजी स्वर्ण कहा जाता है, बिल्कुल सही। इसका प्रयोग जो है, जो मेंबर कंट्री होती है उसमें एक सिंपल इंटरेस्ट देती है, ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली, तैरती विनिमय दर प्रणाली, अग्रिम विनिमय दर प्रणाली और प्रबंधित तैरती हुई प्रणाली। प्रबंधित तैरती हुई प्रणाली, ध्यान रखिएगा ये हमारे इंडिया में मैनेज्ड है, चेंज होता रहता है, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो 3 प्रणाली होती है, स्थिर प्रणाली, स्थिर विनिमय दर, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल और मैनेज। हमारे इंडिया में क्या है? प्रतिबंधित है, प्रबंधित है, मैनेज फ्लोटिंग रेट। चलिए 20 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, 20 क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, 100 क्वेश्चन तो कम से कम हमें डेली करना ही पड़ेगा। हाँ सर, करेंगे बिल्कुल। आप लोग बस हौसला बनाए रखिए, आप लोगों का पेपर 100% होगा, और मेरा भी स्वार्थ है आप लोगों का होगा तो सीना चौड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई, ठीक है ना, हुआ है हम लोग, ठीक है। तो और कोशिश रहेगी पूरे में पटना या बेगूसराय में शिफ्ट हूँ, वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट को सेटअप करूँ, और वहाँ से आप लोगों को जो है, आप लोग तो खैर टीचर ही बन जाएंगे, आने वाले जितने भी टीचर्स होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उन लोगों को मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेगूसराय मेरा होम टाउन है। चलिए, और पटना में भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 कहता है व्यापार की शर्तें निर्दिष्ट करती हैं निर्यात उपार्जन से आयात व्ययों का अधिक, व्यापार समझौते, निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच अनुपात, वे शर्तें एवं दशाएं जिन पर भुगतान संतुलन की कठिनाइयों पर किसी देश के ऋण का प्रस्ताव दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, व्यापार शर्तें की शर्तें निर्दिष्ट क्या करती है? निर्यात और आयातों की कीमतों के बीच क्या अनुपात है, बिल्कुल सही, रेशियो है, उसी हिसाब से हम व्यापार करेंगे। आयात निर्यात अगर ज्यादा है, अनुकूलतम शुल्क, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहता है अनुकूलतम शुल्क वह है जो शुल्क से सुलभ को अधिकतम करे, शुल्क से हानि को अधिकतम करे, शुल्क से लाभ को, लाभ है, ठीक है ना, शुल्क से सुलभ एवं शुल्क से हानि को बराबर रखें, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुकूलतम कब होगा? अनुकूलतम तब होगा जब हानि को हम लोग क्या करेंगे? कम करेंगे, या शुल्क से लाभ को अधिकतम करेंगे। तो अनुकूलतम तब होता है जब हमारा लाभ क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है।
एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कई बार पूछा हुआ है, मनीला में है। मनीला में है एशियाई बैंक का मुख्यालय, ठीक है। डिश टीवी का सिग्नल है सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु, मेरिट वस्तु या इनमें से कोई नहीं? डिश टीवी का सिग्नल किससे है? निजी है, हर कोई नहीं यूज करता है, तो भाई एंटीना वाले यूज करते थे। कोई कौवा बैठेगा तो उसको घुमाते रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतापकारी समृद्धि की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? जगदीश भगवती, रैवल वाइनर, पॉल सैमुअल्सन या रॉल प्रोविंस? तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉल प्रोविंस, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन जगदीश भगवती ने बोला था संतापकारी समृद्धि, संतापकारी समृद्धि, संतापकारी समृद्धि का जगदीश भगवती ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ गेम्स एंड एम्प्लॉयमेंट बिहेवियर, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है। हाँ, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के लेखक कौन थे? थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर कौन थे? मिल्टन फ्रीडमैन नहीं, सैमुअल्सन तो विकास का था। न्यूमैन मॉर्गन, ये ध्यान रखिएगा, मॉर्गन टर्न, ठीक है। नेक्स्ट, प्रदिष्ट मुद्रा है। प्रदिष्ट मुद्रा क्या है? विधि ग्राहक मुद्रा, आंतरिक मूल्य हीन मुद्रा, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का जो है इसका आ जाएगा आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रदिष्ट मुद्रा क्या है? आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा है। चलिए, पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया? पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया? पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1966 में। और 1966 में एक और चीज आया था, हमारे मुद्रा को सेकेंड टाइम अवमूल्यन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन पर निर्भर करती है। आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन पर निर्भर करती है। हिग्स का स्थापन प्रभाव, स्लॉटस्की का स्थापन प्रभाव, उक्त दोनों का स्थापन प्रभाव, एंजिल वक्र। आय के क्षतिपूर्ति, मेरे हिसाब से जो है आय के क्षतिपूर्ति हिग्स का स्थापन प्रभाव है, ठीक है ना। नेक्स्ट, और एंजल कर्व मेरे हिसाब से पहला ही होगा। चलिए, मनी एंड इंटरेस्ट एंड प्राइज के लेखक कौन है? मनी एंड इंटरेस्ट एंड प्राइज के लेखक कौन थे? किन्स थे। किन्स बिल्कुल, पैटिनकल। मनी एंड इंटरेस्ट एंड प्राइज, मनी इंटरेस्ट एंड प्राइज, मनी इंटरेस्ट एंड प्राइज, पैटिनकल। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, हो सकता है मैं गलत हूँ। पैटिनकल, मेरे हिसाब से तो यही है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। व्यक्तिगत मांगों का अंक गणितीय औसत, व्यक्तिगत मांगों का हरात्मक मांग, और व्यक्तिगत मांगों को क्षैतिज औसत, व्यक्तिगत मांगों का ऊर्ध्व औसत। बताइए, ये व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत होता है बाजार मांग, ठीक है। तो ये आ जाए। आगे बढ़ते हैं। उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, बिल्कुल नहीं काटते। क्यों नहीं? इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये क्या कारण है? तो प्रत्येक वक्र एक दूसरे को समांतर होता है। प्रत्येक वक्र संतुष्टि के लिए के निम्न स्तर का घोतक है। प्रत्येक वक्र अधिकतम संतुष्टि का घोतक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। 94, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, दो वस्तु का जो है अनादिमान वक्र एक दूसरे को काटता नहीं है। इसलिए नहीं काटता क्योंकि दो वस्तु कभी भी समान संतुष्टि प्रदान नहीं करती है, समान संतुष्टि प्रदान नहीं करती है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन और कर लेते हैं सर फटाफट। हाँ सर, कम से कम 100 क्वेश्चन तो करिए हमारे साथ में। आगे आइए। कहता है किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा गया है? उपभोक्ता समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में? बताइए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मेन उपभोक्ता ही होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आता है जब उसकी मांग की लोच क्या होगी? विलासिता तब होगा जब उसकी मांग की लोच बहुत अधिक होगी। क्या होगी उसकी मांग की लोच? उसकी मांग की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक होगी। जब प्राइस चेंज होगी उसकी डिमांड बहुत, विलासिता वस्तु की मांग की लोच क्या होती है? इकाई से अधिक होती है। नेक्स्ट, तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में कमी
का परिणाम, तटस्थापक विश्लेषण में क्या होता है, एक वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम केवल आय प्रभाव होता है, केवल प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, उपभोक्ता के नीचे वाले तटस्थापक चला जाएगा। ठीक है, 97 का क्या आ जाएगा, 97 का आय और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों होते हैं। अच्छा ठीक है, कीमत में परिवर्तन से तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वैसे ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये भी करेक्ट आंसर है। अगर कीमत प्रभाव आय प्रभाव की बात करता तो ये लिखता मैं, और वैसे जिस हिसाब से पूछ रहा है तो मुझे तो ये लग रहा है। इसका आप आंसर चेक करेंगे, ये आपका आंसर चेक करेंगे, ये आपका होमवर्क। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं, माल्थसियन दृष्टिकोण, आंशिक संतुलन, मार्सलियन दृष्टिकोण, लियोन वायरन स्टिंगलर दृष्टिकोण, इसे बोलते हैं मार्सलियन। ठीक है ना, मार्सलियन आंशिक संतुलन। ठीक है, उदासीन वक्र नीचे की ओर, अच्छा, उदासीन वक्र को नीचे की ओर ढालू होते हैं। उदासीन वक्र कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। उदासीन वक्र क्यों होता है, जब हम एक का उपभोग ज्यादा करेंगे तो हमें दूसरे का त्याग करना पड़ेगा। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगी, सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण ही होता है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ता है या घटता है, तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण होगा। क्या कारण होगा इसका, 99 का क्या आंसर होगा, सेकंड, सीमांत प्रतिस्थापन, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण। ठीक है ना, उपयोगिता नहीं, तो ये आएगा बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसको कर रहे हैं, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है, ठीक है, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर किए जाने वाले कुल व्यय, देखिए प्राइस बढ़े और कम हो, अगर कुल व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कल ही बताया था मैंने पेड वाले बैच में, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। तो क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता और अन्य उतनी ही रहेगी। तो 100 का आंसर क्या आएगा, 100 का आंसर। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे, यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इन सब का रिवीजन कर लीजिए। और जितने भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, जितने भी हैं मेरे 25-30 तो माइक्रो के बनाए हुए हैं, इंडियन इको के, वो आप प्ले लिस्ट में जाइए, बीपीएससी के मैराथन के प्ले लिस्ट में और जो कंसेप्चुअल के प्ले लिस्ट में, वहाँ जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। IOC सुपर 50 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लासेज, अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेज चाहिए, जो भी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, जितनी भी मैंने ली हैं टॉपिक वाइज, अगर आप लोगों को वो क्लासेज रिकॉर्डेड चाहिए तो आपको क्या करना है, IOC सुपर 50 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। IOC सुपर 50 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, IOC सुपर 50 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और उसी में एक चैट बॉक्स में जाके मैसेज कर देना है कि सर हमें ज्वाइन करना है क्लास। ठीक है, तो आपको वहाँ से क्लास में ज्वाइन कर लिया जाएगा। नॉर्मल फीस रखेंगे, अभी तो ज़्यादा फीस भी नहीं है, हाफ फीस रखेंगे, और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू। यहाँ बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे।